चालू कर, हो गया। चलो, कल हम लोग कथी पढ़े थे? 3.4 करने खत्म हो गया था। आज चलेगा 3.5। तो उस 3.5 पढ़ने से पहले हमको जो है सीखना है, कुछ विधि सीखना है, ठीक है। जिसको मतलब है तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन ए से पहले हम लोग लुप्तीकरण विधि सीखे हैं, है ना, विलोपन विधि सीखे हैं, तुलनात्मक विधि सीखे हैं, और ये जो विधि है बचा हुआ है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। ध्यान देगा, हम लोग जानते हैं ऐसे एनसीईआरटी के हिसाब से सब किताब का अपना अपना तरीका होता है, बातों को पहुँचता होता ही है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण वाले 2 चर वाला जो होता है रैखिक समीकरण, उसका जो सामान्य रूप होता है वह a1x होता है, प्लस में, है ना, ये नहीं पढ़े थे, प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0, ये पढ़े थे। और यहाँ पर याद होगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0, है ना। और अगर उसके हिसाब से चलेंगे भारतीय भवन के हिसाब से तो सीधे a b c d e f लिखता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? a b c d e f को लिखता है, तो हमको मतलब नहीं है, फार्मूला सब सही है, ठीक है। तो इसको फार्मूला बनाना होता है, फार्मूला इसको याद करना होता है, हमको फार्मूला पहले बनाना सीखना है, क्या है कि एग्जाम में भूला जाएगा, ठीक है। फार्मूला तो बनाते कैसे समझेंगे, हमको ध्यान रखना है कि ये क्या है, x, ठीक है। ध्यान दो, जब हम x वाला को उठाएंगे, जब हम x वाला को उठाएंगे तो x वाला में x जो है a वाला में है ना, तो a वाला को छोड़ देंगे, इनमें से लिखेंगे b1 और नीचा लिखना b2, c1 c2। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे चलो, आगे हम अब लेंगे y वाला। जैसे ही y वाला को उठाएंगे तो y की जोड़ी जोड़ी b है, तो इसमें से b गायब, इसमें से b गायब, बचेगा क्या, a1 a2 c1 c2, हो गया। अब देखो c के जोड़े कुछ नहीं ना, c अकेला है, इसमें a1 के जोड़े x था, b1 के जोड़े y था, c1 के जोड़े कुछ है ये नहीं है, ये चलते हम क्या करेंगे, इसके चलते 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। हम लोग यह भी जानते हैं कि अगर कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, समझते हैं। तो देखो जब c वाला लेंगे तो c वाला को तोड़ देंगे, c वाला गायब, तो हमारे पास बचेगा क्या, a1 a2 और b1 b2। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं। अब इसको ऐसे ऐसे गुना करते हैं सब में, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे, वो तुम्हारा हो जाएगा x, क्रॉस गुना करते हैं तो b1 c2 और बीच में माइनस करेंगे, ठीक है, b1 c2 ऐसे गुना करेंगे तो b2 c1। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलेंगे तो y के लिए हमारे पास आएगा a1 c2 माइनस a2 c1। कोई दिक्कत? नहीं। आगे चलेंगे 1 बटा, तो चलेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। यही होता है तुम्हारा वज्र गुणज विधि का फार्मूला। बात समझ में आ गया? ध्यान दो, अगर x का मान निकालना है, ठीक है, x के मान के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद तथा अंतिम पद, प्रथम पद तथा अंतिम पद को हल करें। प्रथम पद तथा अंतिम पद को हल करते हैं, किसके लिए, x का मान निकालना होगा तब, ठीक है। जी।
और अगर काहे कि हम जानते हैं ना कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है तो उसमें हमको x का मान निकालना हो, y का भी मान निकालना होगा। तो जब y का मान निकालना होगा तो y के मान के लिए, ठीक है ना, y के मान के लिए क्या करते हैं, चुपचाप अंतिम से दो पद, अंतिम से हाँ दो पदों को हल करते हैं। हो गया। अब तुम देखो, यही इतना तुमको याद रखना है। सुनो, अब जो है जब हम एग्जाम में बनाएंगे तो एग्जाम में हमको ये सब करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप हाई वाला फार्मूला लगा देंगे और बना देंगे। बात समझ में आया? तो देखो इतना जब तुम कर लेगा तो इसमें और फार्मूला याद करना होता है, ठीक है। तो याद करने में तनका सा दिमाग क्या लगाएंगे कि हमको इतना पता होना चाहिए कि x में y रहता है, भले क्या बोलते हैं कि a वाला में x रहेगा, b वाला में y रहेगा, c वाला में कुछ नहीं। अगर हमको जानना है कि पहले x लिखते हैं बाद में y है फिर 1 है ना, तो ध्यान रखना है कि अगर x लेंगे तो a वाला नहीं होगा, a वाला नहीं होगा, a वाला नहीं होगा, bc होगा, bc होगा, बात समझो। और y लेंगे तो b वाला नहीं होगा, ac रहेगा, ac रहेगा, ठीक है। और अगर c वाला 1 लेंगे तो c नहीं रहेगा, ab रहेगा, ab रहेगा। सुनो ये बात हो गया ना। अब जो है हम लोग इस पर जो है थोड़ा देर के लिए हम फार्मूला को मिटा रहे हैं, फिर लिखेंगे अभी, ठीक ना। ये गुणा से मतलब नहीं, हम सिखाए हैं, लेकिन जैसे ही फार्मूला के बाद आएगा, फार्मूला के बाद आएगा, ध्यान दो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे x, ध्यान समझेगा। हम जान रहे हैं कि x जब आएगा तो a आएगा, क्या a नहीं आएगा, क्या आना है, bc आना है, क्या आना है, bc। तो अलग अलग लिख देना, b का हटा के c, फिर बीच में माइनस b और c, कोई दिक्कत? आगे चलो, पहले ध्यान समझिएगा। अब हम जान रहे हैं कि x के बाद में हमको y लेना है, क्या लेना है, y लेना है। इधर ध्यान दो, तो फार्मूला याद करते करते रहेगा, नहीं होगा, कंफ्यूज आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जब y लेंगे तो हम जान रहे हैं कि y ले रहे हैं मतलब कि b वाला है, तो b नहीं आएगा, क्या आएगा, तो ac आएगा, ac आएगा और ac आएगा, बीच में माइनस लगा देना है। अब हम जान रहे हैं कि इसके बाद में एक आना है, एक यानी c वाला आना है, तो c वाला में c को नहीं लेंगे, क्या बचेगा, एक बचेगा, तो ab लिखेंगे, ab लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सुनो, अब क्या करना है, चुपचाप 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, चाहे 12 21 12 21 12 21 लगा दो। बात समझ में आया कि नहीं? एंटी फार्मूला याद करते करते हुए जाएगा, इसीलिए हम सबको समझा देते हैं कि फार्मूला रटना जरूरी है, रटना पड़ता ही है, लेकिन कुछ अगर तनका सा दिमाग लगा लेंगे तो फार्मूला आसान हो जाएगा। ऐसे तुम घर जाके करते रहेगा कि x बटा b1 c2 माइनस हो जाएगा, चिड़ाई रहो, समझ में आया कि नहीं? ऐसे अगर इतना बार का याद करना होगा तो पता नहीं चलेगा, कोनो में c में 2 लिख देगा, a में b लिख देगा, कुछ लिख देगा, है कि नहीं? चुपचाप कैसे करेंगे तो एक बार और समझेगा, उसके बाद में फिर आगे समझेंगे। चलो बोलो क्या करेंगे, पहले में x, जब x लेंगे तो a नहीं आना है तो आएगा कथी, bc आएगा, काहे कि तीन को चीज है a b c, a लेना है तो bc ना आएगा, bc bc चल गया। अब आगे बीच में लगा दो। अब जब y वाला चलेंगे बोलो तो y वाला के लिए क्या लिखेंगे, y वाला b में आता है कि नहीं? तो अब यहाँ पे b नहीं लेना है तो ac चलेगा, ऐसे भी गर्मी आ गई है नहीं, आगे एक, तो इसमें ac छोड़ दे वाला, इसमें c वाला ले रहे हैं तो a तो c नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ab बीच में लगाना है माइनस। अब बोलो क्या करना है, 12
21 12 21 12 21 ये हुआ फार्मूला वज्र गुणज विधि का। अच्छा बोलो भारी बुझा रहा है? एनटीएम सीधे लिखवाए थे कहते याद देख लिया ना, पक्का कंफ्यूज जाएगा है कि नहीं? बोलो अभी भी कोनो को दिक्कत है? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ सर जब दिक्कत है। अब अगर दिक्कत है बड़का दिक्कत है, कि ये से आसानी से ना समझा सकते हैं। तनका समझेगा आप समझिएगा कि कौना में हम ए बी में होता है कंफ्यूजन। तो देखो जानता है कि पहले x होता है तब y होता है ना? अब 29 पहले a होता है तब b होता है कि नहीं? पहले a b 29 x y माने कि पहले वाला के जोड़े पहले वाला और बाद वाला के जोड़े बाद वाला। तो हम पहले वाला ले रहे हैं x माने पहले वाला a होगा तो a नहीं रहेगा। बाद वाला ले रहे हैं y वाला बाद वाला b हो जाए तो b नहीं रहेगा। एक जानवर है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है फार्मूला वज्र गुणन विधि का। बात समझ में आया? पहले फार्मूला नोट करो। है? हाँ है बैच। ये देखो ऐसे तो माना जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। कितना? 33 करोड़। सुनो ना, एक आदमी है बराबर बोलते हैं कि एक आदमी अगर खूब जिएगा ना, अब तो वो जीवे नहीं करता है। अगर मान लेते वो बात कर रहे हैं 2 मिनट हालांकि करती है 100 हो गए, मान लेते कि 100 साल जिया, 100 जो बात कर रहे हैं, अगर जिंदगी भर पूजा करेगा तो वो 1 साल में होता है 365 दिन होगा। लेकिन है 365 दिन में 100 से गुना करो 36,500 दिन जीवे करेगा। अब 33 करोड़ भगवान है, कोना कोना पूजा करेगा आदमी है। अब जहिया पर जन्म होगा वो ये भगवान की पूजा करो चाहे 5 साल लगेगा सियान हुए। अब वो नहीं मतलब वो बात हो रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं बात समझो। और उसके बाद में से थोड़े कि बुढ़ारी ले पूजा करेगा और हाथे पर नहीं चलेगा। आजकल आदमी 50 साल 55 साल में मर जाएगा था हार्ट अटैक। शुरू कर चल कोई दिक्कत नहीं चल। सब ध्यान दो। देखो रे सुनो समझो, देखेगा यहाँ पर अब समझेंगे 3.5। सुनो क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका हल अद्वितीय है ना? किसका कोई हल नहीं या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल। ध्यान दो, अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। समझ में? मतलब कि अगर क्या बोलते हैं, अगर इसका अद्वितीय हल होगा ना, अद्वितीय हल, तब हम लोग को जो है वज्र गुणन विधि बनाना है। वज्र गुणन विधि बनाना है कब? जब हल कैसा हो? अद्वितीय। बात समझो, तुम्हारा दिमाग लेकिन बोर्ड पर नहीं है, तुमको बोलना है पकवा के नहीं। देखने से क्या होता है? देखने थोड़ा होता है, दिमाग होना चाहिए। कहाँ हम तुम्हारा फेस देख के बता देंगे, तुम्हारा माइंड पर नहीं, कौन बता देगा? खाली बॉडी के लिए हो जाएगा। सुनो 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x - 3y - 3 बराबर 0। आगे लिखा हुआ है 3x - 9y - 0। चलो ध्यान दो,
इसमें समीकरण एक दूसरे कोई मतलब ना है। ध्यान दो उधर। बोलो A1 का मान यहाँ पर लिख लेना हल। A1 का मान पूछेंगे 1 का हैगा, B1 का मान -3 और C1 का मान फिर -3। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। A2 का मान 3, B2 का मान -9 और C2 का मान -2। ठीक है, ध्यान दो। लिखेंगे A1 बटा A2। बोलो A1 का मान 1 और A2 का मान 2। ठीक है, उसके बाद में लिखो B1 बटा B2 क्या है -3 बटा 9 है ना। ए से ही कट गया तो 1 बटा 3। आगे लिखेंगे C1 बटा C2 -3 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया। अब तुम ध्यान से समझो, लिखेंगे नीचे यहाँ इधर लिख देते हैं कि चूंकि A1 बराबर A1 बटा A2 देखो बराबर है कथी B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। बोलो बात समझ में आ गया? 1/3 1/3 2/5 मैं 3/2 बराबर नहीं ना। ध्यान दो, जब बराबर नहीं है लिखेंगे कि इसीलिए अभी हम लोग पढ़े थे कि पहले बता दिए हैं कि थ्योरी में कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बटा C2, तो उसको लिखेंगे कि कोई हल नहीं है। अब बताओ जब कोई हल नहीं होगा तो हमको कुछ नहीं करना है, अतने को छोड़ देना है। बात समझ में आया? अगर हल होगा, कौन हल? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल किसको कहते हैं? एक हल को। माने कि इसके जैसा कोई अद्वितीय एक हल होगा तो आप बनाएंगे कभी से वज्र गुणे विधि से बनाएंगे, नहीं तो नहीं। तो हम लोग एक क्वेश्चन समझ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक हम करो ना उधर चल देखते हैं। चलो आ जाओ 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन है 2x + y बराबर 5। आगे तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस में 2y बराबर 8 हो गया। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस में 5 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। बोलो किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें? नहीं है। चलो इधर बनाते हैं। अब यहाँ पे हल लिखना, हल इधर से लिखेंगे। बोलो A1 का मान पूछेंगे तो कहेगा ना कि 2 लिखिए, और B2 का मान B2 का मान पूछेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। काहे कि y के गुना में कुछ नहीं है, मतलब कभी 1 है तो 1। और C2 मतलब C1 का मान देख के बोलो -5 होगा। B2 लिखा B1 लिखा B1 और इधर कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम A2 तो A2 का मान 3, B2 का मान 2 और C2 का मान -8 हो गया। बोलो अगर लिखेंगे A1 बटा A2 तो A1 का मान 2/3 हो गया, और B1 बटा B2 इसका मान 1/2। देखो इतना ही हो गया कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो हमको C2 C1 निकालने का कोई जरूरी नहीं है। अगर बराबर रहता है तब ना आगे चलते हैं, लेकिन हम तो इतने दूर जानते हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इससे मतलब नहीं है कि नहीं। तो बोलो इसीलिए इसका क्या होगा? एक हल होगा। एक हल होगा यानी इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। एक हल मतलब
अद्वितीय हल हो गया। इसीलिए तुमको जो है वज्र गुणन विधि से हल करने पर जब एक हल होगा तब हम लोग बनाएंगे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? एक हल होगा तब बनाएंगे कौन विधि? वज्र गुणन विधि, जिसमें फार्मूला बोलो। हम फार्मूला लिखते हैं, x आ गया तब बोलो क्या लिखना है? BC, फिर y तब बोलो AC बराबर में AB, ये नहीं चलता है? बोला बीच में माइनस, उसके बाद में 12, 21, 12। बोलो दिक्कत है? अब हम लोग बनाएंगे। वो काम करो, पहले फटाफट तुम लोग जो है ना इतना नोट करो, ए पढ़ ले, तो फिर इसको ये बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से। चलो देखो, पता है? चलो देखो, समझो ना बढ़िया से। जब बीच में बराबर के साइन रहे तो आगे में से लगा सकते। ठीक है, चलो देखो। नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिखाई देगा कि नहीं देगा? दे रहा है ताका से छोड़ो तो चलो, इसे तो हो गया क्या लगा नहीं। बोल और था लेता है सुनने मन धरता है। ध्यान समझिएगा। x बटा बोलो b1 है, अभी लिखा है कोई नहीं? b1 है ना? b1 का मान ऊपर से देख के बोलो b1 का मान 1 गुने c2 का मान देख के बोलो -8। दो गो साइन एक जगह नड़ चले घेर दिए। ठीक है, आगे माइनस हो गया। बोलो b2 का मान बोलो 2 है गुने c1 का मान बोलो -5। कोई दिक्कत? चलो बराबर y चलेगा, y चलेगा। y में क्या a1 है? a1 का मान देखो 2 गुने, उसके बाद में c2 है तो c2 का मान -8 घेर दिए। काहे कि 2 साइन एक जगह ठीक ना लगता है। आगे चलो माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं। a2 का मान 3 और c1 का मान -5 बराबर में चलेगा 1। क्या है? a1 का मान 2, उसके बाद b2 का मान 2 है माइनस a2 का मान है 3 और b1 का मान 1। चलो ध्यान समझिएगा। 8 को 1 से गुना करेंगे -8 होगा। उसके बाद में माइनस प्लस 10 y 8 दूना -16 और प्लस 15। ठीक है, बराबर में 1/1। ये ना होगा, 4 में से घटेगा 3 तो 1। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर तुम अगर एग्जाम बनाएगा ना तो एक स्टेप और टूट देगा कि 8 है कम 8, फिर माइनस पर प्लस है ना 10। इतने ठीक था, कहाँ कुछ होगा। ठीक है, चलो अब बताओ x बटा +2 होगा ना? कहें कि 10 को धन 8 को कट जाए। y बटा -1 हो जाएगा बराबर में सीधे इसको 1/1 चाहे 1 लिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, तुम देखो उसको का ध्यान है, नाखून सरिया है। अब बाद में ऐसे समझ में नहीं है। अब देखो
सिखाए थे कि x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम लिखेंगे ना कि प्रथम तथा अंतिम पद, याद है? प्रथम तथा अंतिम पद को हल करने पर इसमें x/2 बराबर में 1/1, चाहे 1 को मतलब है नहीं, सीधे क्रॉस गुना मारेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 2 हो गया। अब बोलो क्या करेंगे, अंतिम से 2 पद, अंतिम से 2 पदों को हल करने पर बोलो क्या है, y/-1 बराबर 1/1, क्रॉस गुना मारेंगे तो y के मान क्या आएगा? -1। एक बार चेक करो तो आंसर। सही है। अब सुनो, देखो इधर सो रहा है क्या? अब देखो तुमको जो है समझ में आ गया हो, इसमें का 2 क्वेश्चन है, ठीक है? 1 मिनट है, हम बोलो। y का मान -1 लिखो, -1 हाँ सही है। x का मान 2 y का मान 1, ठीक है? माइनस नहीं लगेगा। नहीं है। तो ये माइनस है ना? किताब में नहीं है भाई, किताब में नहीं है। ये बराबर कुछ हो जाएगा तो 16 में होगा। ना ना, ना गुना क्रॉस गुना देखिए ऊपर होती है। y का मान y का मान 1 होगा सीधे। 1 है ना? हाँ, तो 8 दूना 16, माइनस माइनस प्लस 15, 1, सब कुछ तो सही है। 1 मिनट रुक जाओ। ये छोड़ दे वो कागज पूरे B1 C2 ना? चलो ठीक है, ठीक है। इस पे ध्यान दो, इसमें ना होगा ना तो फार्मूला में खाली y माइनस लगा देगा, बताते हैं काहे लगाएगा इसे, ठीक है? चलो हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा जी। तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे, हो गया, ठीक है? देखो बात समझो, माइनस लगाने के कारण ये है कि किताब में जो है ना, समझेगा, हम लोग लिखे हैं ना BC लिखे हैं ना, तो फार्मूला में CA लिखा है, बात समझ में आया? तो CA जब चलेगा तो माइनस नहीं लगेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर AC लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, एक बार आप समझ लेगा तो फार्मूला में माइनस लगा देना, ठीक? और नहीं, बात समझो, नहीं तो और उपाय क्या है कि हम अगर चाहें ना, सुनो ध्यान से समझेगा, एक बराबर x लिखे हैं ना, तो इसको लिखे ना BC लिखे हैं ना, BC माइनस BC, और y बराबर लिखे ना, कथी लिखे, y बराबर AC लिखे हैं ना। देखो यहाँ पर जब खत्म करेंगे ना, यहाँ शुरू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं? आगे फिर जब ये खत्म होगा फिर शुरू कर लेना, तब इसमें माइनस नहीं लगेगा, बात समझे नहीं समझा? जैसे कि एक बार आप समझते हैं फार्मूला, देखो एक काम करो ना, पहले इसको नोट कर लो फटाफट, तब बताते हैं। माइनस है। सही है। हो गए कथी कहे थे? ईटा में जीता बदल लिखा है। चलो देखो रे, समझो
हाँ देखो इधर फार्मूला जो है एक बार और समझ ए लड़का देख एक्स है तो बोलो बताए हैं BC और BC ध्यान देगा। Y है तो बोलो AC उसके बाद रुकना एक 5 ठीक है। सर ये अल्फा कैसे लिखेंगे? सुनो सुनो AB एक मिनट और इसके बाद में AB और AB बोलो बीच में माइनस बीच में माइनस बीच में माइनस यहाँ 12 21 हो गया। जी ध्यान दो ये देखो ऐसे फार्मूला होगा ना तो ऊपर में लगा देना माइनस। ध्यान दो और एक और है x बटा कुछ नहीं करना। ध्यान दो यहाँ BC चल रहा है देखो जी BC चला यहाँ पर y देखो इसमें ये और आसान है। बोलो 12 21 तक चलेगा ना। हाँ कथी पर खत्म हो रहा है C पर तो शुरू करना C से CA बात क्लियर। बोलो 12 21 आगे बोलो एक होगा कथी पर खत्म। अच्छा 21 कथी पर खत्म हो रहा है A पर कहाँ चलेगा A से AB 12 21 ये फार्मूला है दोनों। अगर ई चलेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे है ना। ई चलेंगे माइनस न लगाएंगे अगर ई चलेंगे तो माइनस लगाएंगे दोनों फार्मूला। लेकिन ए से आसान और आसान है BC C पर खत्म C से शुरू A से खत्म A पर शुरू। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। BC लिए C से खत्म किए C शुरू कर दिए A पर खत्म किए A शुरू कर दिए हो गया है कि नहीं। कौन हम बता है बता दिया किताब में के है बाद में दिया जब सीख जाएगा तब अभी सर समझ ऐसे पढ़ाते हैं। बोलो कैसे लिखा सर देखिए AB है AB हाँ उल्टा T बड़का उल्टा T होगा AB हाँ और बीच में है। लगाइए ना। हाँ परपेंडिकुलर है लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत उसको पढ़ते हैं। चलिए रहेगा तो पढ़ना बंद करवा देते आज नया चैप्टर